तो दोस्तों वो घड़ी आ गई जिसका आप सभी को था इंतजार कि आज पृष्ठीय रसायन लेसन का है लास्ट एपिसोड। आज हम एक और लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस लास्ट एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग। कि इतने दिनों से हम कोलाइडी विलयन पढ़ते आ रहे हैं, इन कोलाइडी विलयनों का यूज कहां होता है, ये काम कहां आते हैं। तो मैंने आपके सामने सुंदर सुंदर डायग्राम बना रखे हैं। आप सबसे पहले इसका ले लें स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, एक एक करके अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है कोलाइडी औषधियां बनाने में। देखो आपने ये पढ़ा है कि कोलाइडी कणों का, अब देखो मैंने सब इन शॉर्ट सब कुछ लिख रखा है, आपने भी ऐसा ही बनाना है। ठीक है, आप एक बार कुछ ना लिखें, मैं जब सारा लिख दूं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और उस स्क्रीनशॉट से बाद में नोट्स बना लें। कोलाइडी विलयनों में आपको पता है कि कोलाइडी कणों का आकार छोटा होता है। कोलाइडी कणों का आकार जो है वो क्या होता है, आकार छोटा होता है। और आकार छोटा होने की वजह से स्थायी क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। सुनना आपको अच्छे से, क्योंकि मैं कई टर्म्स इन शॉर्ट लिखूंगा। जैसे क्षेत्रफल को इस तरीके से लिख दिया, अधिक होने के कारण इस पर अधिशोषण अधिक होता है, अधिशोषण अधिक होता है और इसलिए जो है ये एक अच्छी औषधियों के रूप में काम करता है, क्योंकि अच्छी औषधि वही होती है जिसका अधिशोषक गुण अधिक होता है। देखें, इसकी वजह से एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि एक है प्रोटोजिरोल या फिर हम इसको कहते हैं आर्जीरोल। ये कुछ औषधियां हैं जो किसका कोलाइड है, सिल्वर Ag का कोलाइड है। और इसका उपयोग जो है वो आंख की पलकों के उपचार में किया जाता है। आंख की पलकों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप कोलाइडी विलयनों की औषधि में बस दो ही लाइनें, एक तो इनका आकार छोटा होता है इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषण अधिक होगा, इसलिए ये अच्छी औषधियां होती हैं। फिर ये बात कर रहा है, एग्जाम्पल लिखना है कि आर्जिरोल और प्रोटोजिरोल सिल्वर का कोलाइडी विलयन है जिसका आंख की पलकों, ये जो पलकें हैं इनमें कोई रोग होता है तो उसके उपचार में इस औषधि का उपयोग किया जाता है, आर्जिरोल और प्रोटोजिरोल। इसके अलावा देखो कॉपर गोल्ड, ये जो है कुछ टॉनिक्स जो बनते हैं, टॉनिक औषधियां जो बनती हैं उनमें इनका उपयोग, इनके कोलाइडी विलयनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल हो गया और इसका एक टर्म हो गई। चलिए अब बात करते हैं दूसरा अनुप्रयोग जिसका नाम है वाहित मल का निष्कासन। वाहित मल का मतलब क्या होता है कि घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसके अंदर मल मतलब कीचड़ होता है, गंदगी होती है, उसको कैसे अलग किया जाता है। उसको अलग करने के लिए भी हम कोलाइडी विलयन का जो कंसेप्ट है उसका उपयोग करते हैं। देखिए मैंने एक सुंदर सा डायग्राम बना रखा है आपके सामने। ये वाहित मल आ रहा है इस नाली से, वाहित मल के अंदर ब्लू कलर का पानी है और इसमें ब्लैक कलर का जो मैंने इसके अंदर गंदगी बना रखी है। अब ये क्या होते हैं, ये कोलाइडी कण होते हैं। जो ये गंदगी होती है ये कोलाइडी कण होते हैं और इन कोलाइडी कणों पर आपको पता है निश्चित आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको एक तरीके के ऐसे कंटेनर में डाला, ऐसे एक नीचे एक खड्डा बना लेते हैं, उसमें कंटेनर बना लेते हैं और उस कंटेनर में धातु की छड़ें लगा लेते हैं, जिस इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं। एक हमने बना लिया प्लस और एक बना लिया हमने माइनस। अब क्या होगा कि ये जो गंदगी है वो तो इन इलेक्ट्रोडों पर जमा होकर के अवक्षेपित हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ये सारा मल तो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है ऊपर रह जाएगा। इस पानी को अपने निकास नली से अलग कर लेंगे, निकले हुए जल का उपयोग सिंचाई में कर सकते हैं और जो ये मल इकट्ठा होता है इसका उपयोग खाद बनाने में कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाहित मल के निष्कासन में कोलाइडी विलयन के कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। कंसेप्ट क्या था कि कोलाइडी कणों, ये जो मतलब मल जो होता है वो कोलाइडी कण होते हैं, इन पर कोई निश्चित आवेश उपस्थित होता है। ये निश्चित आवेश जैसे ही इलेक्ट्रोडों पर पड़ता है तो ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर के जमा हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। ये जो पानी निकलता है इसका उपयोग हम सिंचाई में कर लेते हैं और जो ये अवक्षेप बचता है इस मल का जो है उपयोग हम खाद बनाने में कर सकते हैं।
चलिए, इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट जो कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग है, आप ये समझें कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं और इस तरीके से बता रहा हूं कि इन शॉर्ट में बता रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी है। आप खुद बुक पढ़ेंगे या आपको जब क्लास में कभी भी टॉपिक ही करवाया जाएगा तो अक्सर सर जो आपके होंगे, जो गुरुजी होंगे, वो टाइम की कमी की वजह से, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, वो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से वो कह देते हैं कि यार ये अनुप्रयोग है, ये आप अपने आप पढ़ लेना। आप अपने आप पढ़ भी लेते हो, आपको समझ भी आ जाता है, लेकिन उसके फंडा जो है वो क्लियर नहीं हो पाते। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं उससे जो है आपके हर कंसेप्ट जो है थ्योरी विद कंसेप्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपने देखना है और इसको अच्छे से तैयार करना है ताकि एग्जाम टाइम में आपको समस्या नहीं आए। तीसरा जो अनुप्रयोग मैंने लिखा है धूम्र का अवक्षेपण में। देखो, धूम्र जो विभिन्न जो फैक्ट्री होती हैं, कोई ईंट भट्टे होते हैं जिनसे धुआं निकलता है, तो उनके अवक्षेपण में जो है इस कोलाइडी विलयन के कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। होता क्या है कि ये जो धुआं होता है ना, इसके अंदर कार्बन के कण और आर्सेनिक के कण होते हैं जो जहरीले होते हैं। अगर ये वायुमंडल में जाए तो बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब ये धुआं निकले तो उस धुएं से पहले कार्बन और आर्सेनिक के कण हमें पहले अलग कर लेने आवश्यक होते हैं, ताकि जो चिमनी से जो धुआं निकले उसमें कार्बन और आर्सेनिक के कण ना हो। तो हम क्या करते हैं कि जो इसकी चिमनी बनाते हैं, ये मैंने क्या बनाई है, चिमनी। इस चिमनी में धुआं जाने से पहले एक इस तरीके का यंत्र बनाते हैं जिसके अंदर ये उच्च विभव की छड़ लगाते हैं, मतलब धातु की छड़ लगाते हैं। क्या लगा दी, एक ये लगा दी। अब इसमें जो कार्बन और आर्सेनिक युक्त धुआं जब इसमें प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन और आर्सेनिक कोलाइडी कण हैं जिन पर निश्चित आवेश उपस्थित होता है। इस आवेश की वजह से ये धातु की छड़ पर जमा हो जाते हैं या धूल के कण अवक्षेपित हो जाते हैं और सिर्फ धुआं जो है इस चिमनी में जाता है और ये कण रहित धुआं जो है वो बाहर निकल जाता है। ये धुआं जो है ज्यादा प्रदूषण नहीं करता। और ये जो यंत्र बनाया है इसको अपने कॉट्रेल अवक्षेपक कहते हैं। तो ये कई बार आपसे कॉट्रेल अवक्षेपक क्या होता है या धूम्र का अवक्षेपण कैसे किया जाता है, ये पॉइंट जो है कई बार 12th बोर्ड में पूछ लिया गया है। फिर आप बात आती है क्या करें रबर व्यवसाय में। रबर व्यवसाय में पहले आपको ये 3 कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब आप देखें कि रबर व्यवसाय में क्या होता है कि जो रबर होता है ना, वो एक पौधे से प्राप्त दूधीय स्राव होता है। हम बहुलक लेसन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही बात करते हैं कि एक पौधे से प्राप्त एक दूधिया स्राव लिक्विड होता है जो एक पौधे से निकलता है। जैसे आग के पौधे से दूध निकलता है ना, वैसे एक हेविया ब्रेसिलेंसिस नाम का एक पौधा है जिससे एक दूधिया स्राव प्राप्त होता है, जिसको हम लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। इसको अपने लेटेक्स कहते हैं। और ये इस लेटेक्स के अंदर जो है ये लेटेक्स जो है वो रबर का कोलाइडी विलयन होता है। रबर के कणों का क्या होता है, कोलाइड होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना होता है, रबर को अलग करना होता है। तो होता क्या है कि इस तरीके से होता है कि ये आपके पास परिक्षेपण माध्यम होता है और इस परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो है वो क्या पड़े होते हैं, रबर के कण पड़े होते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग क्यों तैरते रहते हैं, क्योंकि इन रबर के कणों के ऊपर प्रोटीन की परत बनी होती है, इसलिए ये अलग अलग तैर रहे होते हैं और ये कोलाइडी विलयन बना होता है। ये मैंने रेड कलर की क्या बनाई है, प्रोटीन की परत बनाई है। और ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये ब्लू कलर से क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है रबर के कण, और बाहर जो है वो परिक्षेपण माध्यम है। जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये प्रोटीन की परत टूट जाती है और इस कंटेनर के अंदर नीचे जो है ये रबर के कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। इस तरीके से ये रबर अलग हो जाता है। ठीक है, अब इस रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिससे वल्कनीकृत रबर प्राप्त होता है। और हम जो रबर काम में लेते हैं वो वल्कनीकृत रबर होता है, जो उपयुक्त गुणों वाला वल्कनीकृत रबर होता है। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ इसको अगर ना भी अच्छे से समझ में आए, सिर्फ एक थोड़ा सा मतलब एक आइडिया लग जाए तो भी बहुत है, क्योंकि इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है कि रबर क्या है, एक
पौधे से प्राप्त दूधिया स्राव है जिसको अपने लेटेक्स कहते हैं, और लेटेक्स रबर का कोलाइडिक विलयन है जिसके अंदर रबर के कण परिक्षेपण माध्यम में पड़े होते हैं और इस रबर के कणों के चारों तरफ प्रोटीन ने एक परत बना रखी होती है। जब हम गर्म करते हैं तो ये प्रोटीन की परत टूट जाती है और ये कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और ये रबर अलग हो जाता है, रबर अवक्षेपित हो जाता है। इस रबर को सल्फर के साथ गर्म करके वर्णनीकृत रबर बनाया जाता है और जो हम रबर काम में लेते हैं वो कौन सा रबर होता है? वर्णनीकृत रबर होता है। और ये रबर के कण जो है वो ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होते हैं, ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं, ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये तो आपको पता लग गया कि भाई ठीक है कि रबर ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं जिसमें प्रोटीन की परत होती है, गर्म करते हैं तो प्रोटीन की परत टूट जाती है, रबर नीचे अवक्षेपित हो जाता है और इस रबर को सल्फर के साथ गर्म करके वर्णनीकृत रबर बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा रबर की एक और बात सीख लें कि बहुत सारी चीजें जिन पर रबर की परत चढ़ाई जाती है, जैसे कॉपर की तार के ऊपर रबर की परत चढ़ाई जाती है और भी बहुत सारी चीजें जिन पर हमें रबर की परत चढ़ानी होती है। तो वो कैसे की जाती है कि मान लो इस पर मुझे रबर की परत चढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, इसका बना लूंगा एनोड, ठीक है, इसको प्लस आवेशित बना लूंगा, एनोड बना लूंगा और रबर के कोलाइडी विलयन में इसको डाल करके एक कैथोड बना लूंगा और जिस पर मेरे को परत चढ़ानी है उसका एनोड बना लूंगा और विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो रबर के कण जो है वो माइनस होते हैं और एनोड जो है वो प्लस होता है, तो सारे रबर के कण जो है इस प्लस के ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं और इस पर एक परत बना लेते हैं। जैसे ही परत बन जाती है इसको हटा लिया जाता है और फिर दूसरा जिस पर परत चढ़ानी होती है उसको वापस लगा दिया जाता है, फिर उस पर परत चढ़ जाती है उसको हटा लिया जाता है। तो इस तरीके से जिस पदार्थ पर, जिस धातु पर हमें क्या करना होता है कि रबर की परत चढ़ानी होती है उस धातु का हम बनाते हैं एनोड और रबर के कोलाइडी विलयन में उसका करवाते हैं विद्युत अपघटन, जिससे विद्युत कण संचलन के कारण रबर के ऋण आवेशित कण जो है वो एनोड पर आकर के अवक्षेपित हो जाते हैं और उस पर एक परत चढ़ जाती है। तो ये भी बात इसके अंदर आपको इंक्लूड करनी है। चलिए फिर आप देखें कि पेयजल का शोधन, पेयजल मतलब पीने वाला जल, पीने वाले जल का शोधन, पीने वाले जल का शोधन कैसे किया जाता है दोस्तों? देखें कि जो पीने वाले जल के अंदर भी ऋण आवेशित कण होते हैं, क्या होते हैं? ऋण आवेशित अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। अब इस ऋण आवेशित अशुद्धियों को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने जब फिल्टर को काम में नहीं लेते थे तो पहले क्या किया जाता था कि जो पानी आता था उसमें फिटकरी ऐसे घुमा करके थोड़ी सी और हटा ली जाती थी, थोड़ी देर पानी को पड़ा रहने देता था, तो क्या होता था कि जो गंदगी है वो नीचे हट जाती थी, नीचे एकत्रित हो जाती थी, शुद्ध पानी ऊपर रह जाता था, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर काम में लेंगे अपने कि जो पेयजल होता है उसमें ऋण आवेशित अशुद्धियां होती है और जब इसके अंदर फिटकरी मिलाई जाती है तो फिटकरी के अंदर क्या होता है, Al+3 आयन होते हैं, एल्यूमिनियम आयन होते हैं, ठीक है, Al+3 आयन होते हैं जो इन ऋण आवेशित अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, अवक्षेपित कर देते हैं और शुद्ध जल जो है ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेयजल के शोधन में भी हम कोलाइडी विलयन के कंसेप्ट का उपयोग करते हैं। चलिए अब बारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, नदियों द्वारा डेल्टा बनाना। पहली बात तो आपको सिंपल बात समझनी है कि नदियों द्वारा डेल्टा बनाने का मतलब क्या है। देखो, जब नदी का पानी समुद्र में गिरता है तो जिस जगह गिरता है उसके नीचे ऐसे पहाड़ बन जाता है, एक मिट्टी का ऐसे तिकोना जो है एक पूरा एक पहाड़ बन जाता है, ठीक है। इस पहाड़ को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो डेल्टा समझ में आना चाहिए कि जहां नदी का पानी गिर रहा होता है उसी के विरुद्ध जो है ऊपर की तरफ ऐसे मिट्टी का ऐसे ढेर लग जाता है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। अब ये डेल्टा का निर्माण होता कैसे है? डेल्टा का निर्माण इस तरीके से होता है कि नदी के अंदर मिट्टी के कण होते हैं, वो कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है। और कोलाइडी कण नाम लेते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि कोलाइडी कणों पर कोई ना कोई आवेश उपस्थित है, चाहे वो प्लस आवेश उपस्थित है चाहे वो माइनस आवेश उपस्थित है। तो इस आवेशित कोलाइडी कण जैसे ही समुद्र में गिरते हैं और समुद्र के अंदर लवण घुले होते हैं, समुद्र का पानी खारा होता है ना,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर लवण घुले होते हैं। तो ये लवण क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य। और ये विद्युत अपघट्य जो है इस मिट्टी के कणों को स्कंदित कर देते हैं, जिससे ये नीचे यहाँ पर अवक्षेपित होने लग जाते हैं। स्कंदित होने का मतलब क्या होता है? अवक्षेपित होने लग जाते हैं ये मिट्टी के कण, और यहाँ पर ये जमा होते होते एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि नदी के जल में मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं जिन पर एक आवेश उपस्थित होता है। जैसे ही ये नदी का पानी समुद्र में गिरता है तो समुद्र में लवण उपस्थित होते हैं जो विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं और नदी में उपस्थित मिट्टी के कणों का स्कंदन कर देते हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, एक मतलब 12th बोर्ड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में कई बार पूछा गया है कि नदी का पानी यदि नदी में मिले तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता, क्यों? नदी का पानी समुद्र में मिले तो डेल्टा का निर्माण होता है, लेकिन नदी का पानी नदी में मिले तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता, क्यों? तो इसका बहुत अच्छा आंसर है कि क्योंकि आप यहां पर डेल्टा का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कंदन हो रहा है। स्कंदन कौन कर रहा है? ये लवण कर रहे हैं, ठीक है, जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहे हैं। नदी का पानी जब नदी में गिरता है तो नदी के पानी में लवण नहीं होते जो विद्युत अपघट्य का कार्य नहीं करते, और नदी के पानी में उपस्थित मिट्टी का स्कंदन नहीं करते, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं होता। लेकिन नदी का पानी अगर समुद्र में गिरे तो डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने 6 जो अनुप्रयोग लिख दिए हैं। इसका एक अच्छा सा ले लो स्क्रीनशॉट, मैं भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं अपने दूसरे मोबाइल से, ताकि आपको ग्रुप में ये इमेज जो है मैं शेयर कर दूंगा। आप भी एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कि दो तीन और अनुप्रयोग हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत साफ सुथरा और बहुत छोटे शब्द, कम शब्दों में बड़ा टॉपिक मैंने समेट दिया है दोस्तों। चलिए अब अपने एक दो कॉन्सेप्ट और बात करते हैं, एक दो अनुप्रयोग और बात करते हैं। देखो क्या है, एक है अपने पास कि ये लो, 7वां मैं लिख रहा हूं, कोहरा या धुंध या बरसात में, इनमें भी कोलाइडी विलयनों के कंसेप्ट का उपयोग होता है। कैसे होता है कोहरा, धुंध या बरसात में? देखो क्या होता है कि जो वायुमंडल में वायु है, ठीक है, आप मान लो ये आपके पास वायुमंडल है और उसके अंदर वायु है। आप ऐसे अच्छे से समझे इस बात को। देखो ये मैंने पृथ्वी बना ली, ये पृथ्वी है, हम यहां पर रहते हैं, ठीक है। आप यहां खड़े हो, ये लो ऐसे खड़े हो, ठीक है, और ये आपके ऊपर नीले नीले गगन के नीचे आप खड़े हो, ये लो, ये नीला आसमान है, इसके नीचे आप खड़े हो, ये नीला आसमान है, ठीक है, ये लो, ये नीले आसमान के नीचे आप खड़े हो। अब इस नीले आसमान में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। एक तो इसके अंदर छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, ये लो धूल के कण होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस आकाश, ये क्या है? आकाश, ठीक है, बादल है। अब इस आकाश में ये धूल के कण है, धूल के कण, जब क्या होता है कि ताप कम होता है, और ताप कम होकर के एक न्यूनतम ताप होता है जिसको अपने औसांक कहते हैं, औसांक से कम हो जाता है ताप, तो ये पानी जो है, पानी इस वायु के अंदर नमी भी तो होती है, और वो नमी जो है इस धूल के कणों के चारों तरफ जो है वो एकत्रित होना शुरू हो जाती है। इस धूल के कणों के चारों तरफ जो है वो नमी एकत्रित होना शुरू हो जाती है, और इस नमी के एकत्रित होने से कोहरे का निर्माण होता है, धुंध का निर्माण होता है। आपको पता है कि धुंध अपने किसको कहते हैं? जब बहुत ओस की बूंदें जब आ जाती है तो उसको अपने कोहरा कहते हैं या धुंध कहते हैं, ठीक है। और जब ये धुंध और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या इस तरीके के बहुत, जब ये जो कण पानी के साथ में भारी हो जाता है तो ये कण जो है वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। ये जो है आप नीचे की तरफ बूंदों के रूप में गिरने लग जाता है, और यही बूंदें जो है वो क्या कहलाती हैं? बरसात कहलाती हैं, ठीक है। और आप जो सीधे खड़े थे अब वो डांस करने लग जाते हैं, हाथ ऊपर हो जाते हैं, और हम भी डांस करने लग जाते हैं बरसात में।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बरसात किस प्रकार से हुई कि बादल थे, ये ऊपर ऊपर बादल थे, इन बादलों में धूल के कण थे, जब ताप कम हुआ तो इन धूल के कणों पर नमी जम गई, पानी, नमी का मतलब पानी आ गया, जिसकी वजह से कोहरा या धुंध का निर्माण हुआ, और जब ये पानी की बूंदे जो है भारी हो गई, बड़ी होगी, तो ये नीचे गिरने लगी, तो क्या हुआ, बरसात हो गई। तो इस प्रकार से यहां पर भी कोलाइडी कणों का कंसेप्ट काम में आता है। अब क्या होता है कि इस कंसेप्ट का उपयोग एक और तरीके से भी किया जा सकता है, अगर दो विपरीत आवेशित बादल आपस में मिल जाए। दूसरी बात इसी के अंदर देखो, कह रहा है कि दो विपरीत आवेशित बादल अगर एक आपस में मिल जाए, आवेशित बादल आपस में मिल जाए तो क्या होता है, बरसात होती है। ठीक है, एक बादल था जिसके अंदर कोलाइडी कण धन आवेशित थे, दूसरा बादल था जिसमें कोलाइडी कण ऋण आवेशित थे। जब दोनों आपस में मिले तो धन आवेशित और ऋण आवेशित मिलकर के उदासीन हो गए, उदासीन होने से स्कंदन हुआ और स्कंदन होने से बरसात हो गई। तो यहां पर इसका भी उपयोग होता है। एक तीसरी बात और सीखें कि कृत्रिम बारिश भी इस विधि से करवाई जा सकती है। कृत्रिम बारिश, अगर बारिश नहीं हो तो कृत्रिम बारिश भी करवाई जा सकती है। वो कैसे करवाई जा सकती है कि मान लो कोलाइडी विलयन है, और सॉरी बादल है, और बादल के अंदर जो नमी के कण जो है वो धूल के कणों के ऊपर चिपके हुए यूं घूम रहे हैं, लेकिन ये इतने भारी नहीं है कि नीचे आ सकें। तो क्या किया जाता है, मान लो ये ऋण आवेशित है सारे, तो ऊपर से क्या किया जाता है कि हेलीकॉप्टर से या किसी भी वायुयान से एक स्प्रे छिड़का जाता है जो इस कणों के विपरीत आवेशित होता है। अगर ये माइनस है तो प्लस का स्प्रे छिड़का जाता है, और अगर ये प्लस है तो माइनस का स्प्रे छिड़का जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं कि उदासीन हो जाते हैं, उदासीन होकर के स्कंदित हो जाते हैं, स्कंदित होकर के नीचे गिरने लग जाते हैं, जिससे भी बारिश होने लग जाती है। इस बारिश को हम कृत्रिम बारिश कहते हैं। तो इससे कृत्रिम बारिश भी करवाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 7वां अनुप्रयोग। इसके अलावा एक और अनुप्रयोग है जिसका नाम है कि आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, यह भी एक कोलाइडी विलयन का ही कंसेप्ट है। देखें कि 8वां पॉइंट जो है वो है आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। ठीक है, अब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वही बात कि आकाश जो है वो, ये मान लो हमारे पास आकाश है, किसी भी कलर का बना लेता हूं मैं रेड कलर का बना लेता हूं, मान लो ये आकाश है। ठीक है, इस आकाश के अंदर धूल के कण हैं, धूल के कण हैं जो कि कोलाइडी कणों के रूप में है। ये धूल के कण किस रूप में है, कोलाइडी कणों के रूप में है। जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, इन कणों पर कौन सा प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश पड़ता है, इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो 7 रंगों में से ये जो कण जो होते हैं ये बाकी सबको तो अवशोषित कर लेते हैं, और नीले रंग का जो है वो क्या करते हैं, परकिरणन करते हैं, और इसी वजह से ये पूरा आकाश जो है हमें नीला दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप कहेंगे कि आकाश के अंदर जो धूल के कण होते हैं वो कोलाइडी कणों के रूप में होते हैं, और इन कोलाइडी कणों पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से बाकी सब 6 रंगों को तो वो अवशोषित कर लेता है, और एक रंग को ये प्रकिरणित कर देता है। कौन से रंग को, नीले रंग को प्रकिरणित कर देता है, जिससे आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, और इसको क्यों प्रकिरणित कर देता है, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है। तो इस प्रकार से इसका ये भी 8वां कंसेप्ट भी आपका हो गया। इसके अलावा 1-2 पॉइंट जो है वो आपके पास और है, जैसे आपके पास चमड़ा शोधन में भी कोलाइडी विलयन के कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, ऐसा ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रहेगा। आप पक्का अगर एक बार आपने लिख लिया, एक बार अच्छे से देख लिया तो ये याद रहेगा, आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिर आप देखें कि एक पॉइंट और 9वां पॉइंट है कि चरम शोधन में, चरम शोधन में, चरम का मतलब क्या होता है, चमड़ा।
चमड़े के शोधन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जो चमड़ा होता है, चमड़े के ऊपर जब चमड़ा बिल्कुल पशु की खाल उतारी जाती, चमड़ा मतलब पशु की खाल, जो जानवर की खाल जो है वो जब उतारी जाती तो वैसे मुलायम सी होती है, ठीक है। और उस चमड़े के ऊपर जो है वो धन आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। क्या होते हैं? धन आवेशित कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है। इस धनावेशित कोलाइडी कणों को वाले जो चमड़ा होता है उसको टैनिन में भिगोया जाता है। टैनिन में भिगोया जाता है। और टैनिन क्या होता है? टैनिन हमारा ऋण आवेशित कोलाइड होता है। ऋण आवेशित कोलाइड होता है। जब हम क्या करते हैं कि इस धनावेशित कोलाइड वाले चमड़े को टैनिन में भिगोते हैं तो क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। और स्कंदन की वजह से चमड़ा जो है वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है या सख्त हो जाता है। नहीं तो पहले तो चमड़ा ऐसे मुलायम सा होता है, मतलब ऐसे हिलता डुलता रहता है, लेकिन जब इसका टैनिन में भिगो करके स्कंदन कर लिया जाता है तो ये थोड़ा कठोर हो जाता है। तो चमड़ा शोधन में भी इसका उपयोग, इस कोलाइडी विजन के कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और जो है वो रक्त का थक्का जमाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रक्त का थक्का, देखें साफ कर दूं मैं इसको। चलिए देखो क्या होता है कि जब आपके पास रक्त का थक्का जमाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या मतलब है रक्त का थक्का जमाने में? कि जो आपके पास रक्त होता है वो ऋण आवेशित कोलाइड होता है। क्या होता है? ऋण आवेशित कोलाइड होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रक्त कैसा कोलाइड है? ऋण आवेशित कोलाइड है। और इसका जब ये मान लो चोट लग जाए और रक्त बहने लग जाए तो उस पर फिटकरी लगाने की सलाह दी जाती है। फिटकरी लगाओ तो क्या होता है? फिटकरी के अंदर कुछ धनावेशित कण होते हैं, जैसे Al+3 होता है, ठीक है। और ये Al+3 जो है वो क्या करता है कि इस ऋण आवेशित कोलाइडों को स्कंदित कर देता है। स्कंदित करके जो है उस रक्त का जो है वो क्या बना देता है? थक्का बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से रक्त का थक्का जमाने में फिटकरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रक्त जो है ऋण आवेशित कोलाइड होता है। तो इस तरीके से मैंने अधिकतम जो है वो सारी बातें कर दी है और ये चैप्टर हो गया है आपका कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो अब तक जो है हम 5 लेसन जो है सिलेबस में के बहुत महत्वपूर्ण लेसन जो है वो करवा चुके हैं। अब हम एक क्लास में डिस्कस करूंगा मैं कल आपसे, एक छोटी सी क्लास में, कि हम आगे ऑर्गेनिक शुरू करें या कुछ और शुरू करें। ठीक है दोस्तों, तो गुड लक, पढ़ते रहो, बाय।